ऑप्टिक्स के 8th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हम लोग कनकेव और कन्वेक्स मिरर के लिए अलग अलग जगह पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखे थे और उसका इमेज कहाँ कहाँ पर बन रहा था ये हम लोग निकाले थे 7th लेक्चर में। तो आज हम लोग मिरर से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, वो है साइन कन्वेंशन। क्योंकि मिरर से रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा तो उसके लिए आपको साइन कन्वेंशन अच्छे ढंग से लगाना बड़ा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जितने भी हम लोग फार्मूला डिराइव करेंगे उन सभी फार्मूला में हम लोग साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे, इसलिए साइन कन्वेंशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो साइन कन्वेंशन हम लोग समझते हैं कि साइन कन्वेंशन में क्या क्या चीज़ हम लोग को लेना है या कंसिडर करना है। तो साइन कन्वेंशन में फर्स्ट टर्म ये है कि ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल दैट इज पोल इज ओरिजिन। मतलब कोई अगर मिरर है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, तो मान लीजिए हम कॉनकेव मिरर के रेस्पेक्ट में ही आपको बता रहे हैं। तो ये अगर कॉनकेव मिरर है तो ये इसका जो पोल होगा, पोल वो इसका ओरिजिन है। उसी टाइप से अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर में भी जानते हैं कि उसका मिड पॉइंट होता है, ये पोल होता है। तो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ओरिजिन जो होगा वो होगा पोल। मतलब सभी डिस्टेंस को आपको मापना है पोल से। जैसे ओरिजिन आप जानते हैं कि ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहाँ से हम लोग कोई भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो मिरर के केस में जो पोल जो होगा वही हम लोग का ओरिजिन होगा। मतलब इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो 0 0 होगा, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 0। अब यहाँ से मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पास, तो इसका दूरी बताना है कि डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस के लिए एक ओरिजिन चाहिए, तो ओरिजिन हम लोग का ये पोल है। तो यहीं से इसका हम लोग डिस्टेंस मापेंगे, मीन्स पोल इज द ओरिजिन। सेकेंड साइन कन्वेंशन ये है कि डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव, वेयर एज डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इंसिडेंट रे जो होगा उसके डायरेक्शन में चलते हैं, डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मापा गया जो डिस्टेंस होगा इज पॉजिटिव। इसका मतलब कि पॉजिटिव या नेगेटिव जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो इंसिडेंट रे है। तो मान लेते हैं कि इंसिडेंट रे इस तरह से आ रहा है, यहाँ पास ये इंसिडेंट रे है। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। तो ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे होगा तो ये तो फिक्स हो गया कि हमें दूरी मापना है पोल से। अब पोल से दूरी मापना तो हम लोग इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। तो यदि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में चलते हैं तो दूरी पॉजिटिव होगा। तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन कहने का मतलब कि यदि हम लोग पोल से अगर इधर की ओर दूरी जो भी मापेंगे इधर की ओर, तो चूँकि ये वाला जो डायरेक्शन है वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन है, इसलिए सभी डिस्टेंस जो होगा वो पॉजिटिव होगा। जबकि वेयर एज डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मापा गया जो डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव होगा। जबकि अगर हम लोग इधर की ओर डिस्टेंस मापे, मान लीजिए कि यहाँ पास है कोई ऑब्जेक्ट, इसका डिस्टेंस अगर मापना है, इधर है चाहे ऊपर है, कहीं भी मान लीजिए ऐसे रखा हुआ है, तो यदि हम लोग इधर की ओर मापेंगे ये वाला डिस्टेंस तो ये डिस्टेंस हो जाएगा नेगेटिव। और यदि इधर की ओर कोई है तो उसका डिस्टेंस मापेंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव। मतलब कि इंसिडेंट रे दिया हुआ है तो उसके डायरेक्शन में मापा गया जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में मापा गया जो डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव होगा। ये सेकेंड साइन कन्वेंशन के अनुसार जो बातें हैं वो हमने आपको बताया। अब थर्ड साइन कन्वेंशन के अनुसार डिस्टेंसेज मेजर्ड एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, माने प्रिंसिपल एक्सिस के एबव ऊपर जो डिस्टेंस जो मेजर कीजिएगा इज टेकन एज पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव लिया जाएगा। तो यह है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के एबव मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हुआ है,
तो इसका अगर डिस्टेंस ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में है तो इसका अगर डिस्टेंस मापिएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, चूँकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर चल रहे हैं। तो डिस्टेंस है मेजर्ड एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के एबव जो होगा डिस्टेंस वो पॉजिटिव होगा। वेयर एज द डिस्टेंस मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो नीचे जो डिस्टेंस मापेंगे ऐसे जो डिस्टेंस होगा इधर की ओर वो जगह नेगेटिव। ये इस तरह से साइन कन्वेंशन है, वेयर डिस्टेंस मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव। इस तरह से यही 3 साइन कन्वेंशन है जो कि हमें यूज करना है मिरर में। तो तीनों साइन कन्वेंशन इसको अच्छे ढंग से हमें याद रखना पड़ेगा। तो पहला साइन कन्वेंशन के अनुसार जो सभी डिस्टेंस को हमें मापना है वो पोल से मापना है। पोल हम लोग के लिए ओरिजिन होगा और किधर का डायरेक्शन पॉजिटिव होगा और किधर का डायरेक्शन नेगेटिव होगा ये डिसाइड करता है इंसिडेंट रे। तो अगर इंसिडेंट रे मान लीजिए इधर है तो इसका डायरेक्शन में मापे गया डिस्टेंस पॉजिटिव होगा और इसके अपोजिट डायरेक्शन में मापे गया डिस्टेंस नेगेटिव होगा। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाला डिस्टेंस जो होगा नेगेटिव होगा। ये अपने कनकेव के मिरर के रिस्पेक्ट में समझाया है, जबकि सेम बात कॉन्वेक्स के लिए भी लागू है कि यहाँ पोल ओरिजिन होगा। यदि इंसिडेंट रे इधर से आया तो इधर से अगर जो भी डिस्टेंस मापेंगे ये सब पॉजिटिव होगा चूँकि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, और इधर का सभी डिस्टेंस जो होगा वो नेगेटिव होगा। प्रिंसिपल एक्सिस की एबव चलेंगे तो पॉजिटिव होगा और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाएंगे तो नेगेटिव होगा। इसको अच्छे ढंग से हम लोग डायग्राम भी बना लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। तो हम लोग डायग्राम से समझते हैं कि किधर पॉजिटिव और किधर नेगेटिव होगा। तो पहला जो साइन कन्वेंशन था उसके अनुसार ये जो पोल होगा वो होगा ओरिजिन, इसका कोऑर्डिनेट 0 0। उसके बाद मान लीजिए कि ये है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे का ये डायरेक्शन है। तो इधर की ओर जो भी डिस्टेंस मापेंगे इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में वो सभी डिस्टेंस जो होगा वो पॉजिटिव होगा, जबकि इंसिडेंट रे के अपोजिट में मापा गया जो भी डिस्टेंस होगा वो होगा नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस ये है, अब प्रिंसिपल एक्सिस के एबव चलेंगे ऊपर तो ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा पॉजिटिव, जबकि प्रिंसिपल एक्सिस के अगर नीचे चलेंगे तो ये डिस्टेंस होगा नेगेटिव। तो जो भी 3 पॉइंट हम लोग पढ़े थे उसको एक डायग्राम से भी डायरेक्ट हम समझ सकते हैं कि पोल हम लोग के लिए ओरिजिन होगा, इंसिडेंट रे इधर है तो इधर वो डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, पोल से मापेंगे इधर, और इधर क्यों रहेंगे तो डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा चूँकि इंसिडेंट रे के अपोजिट है। प्रिंसिपल एक्सिस के एबव चलेंगे तो पॉजिटिव होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के अगर नीचे चलेंगे तो वो डिस्टेंस जो होगा वो नेगेटिव होगा। इसके अलावा ये तो हो गया क्लियर। अब एक छोटा सा डिफिनीसन है, अब उसको हम लोग 1 2 टर्म डिफाइन करते हैं। तो अभी हम लोग पैरेक्सियल रे के बारे में पढ़ेंगे। तो पैरेक्सियल रे होता क्या है? द रेज विच आर पैरेलल एंड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस और अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर। दीज रेज आर कॉल्ड पैरेक्सियल रेज। कहने का मतलब ये है कि स्फेरिकल मिरर यदि हम लोग कोई कंसिडर कर लेते हैं, कॉनकेव मिरर मान लीजिए स्फेरिकल मिरर के रूप में ले लिए, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो वैसे रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं एंड क्लोज है, द रेज विच आर पैरेलल एंड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो वैसे रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के, ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये कोई रे हम कंसिडर कर रहे हैं, तो ये एक रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, साथ ही साथ ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज है। तो स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से होके जाएगा, यहाँ पास फोकस है, ये फोकस से होके जाएगा। और यदि हम लोग कन्वेक्स मिरर की बात करें तो कन्वेक्स मिरर है यह, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, साथ ही साथ ये क्लोज भी है। तो यह फोकस से, यहाँ पास फोकस है, तो फोकस से आता हुआ अपीयर होगा। इसको अगर मिलाए पीछे की ओर इस तरह से ऐसे मिलेगा यहाँ पास,
तो ये फोकस से आते हुए अपीयर होगा यहाँ पास, इसको थोड़ा सा और इधर, ये फोकस से आते हुए अपीयर होगा। तो इस तरह का जो रे होगा जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और क्लोज है, तो उन रेज को बोलेंगे पैरेक्सियल रे। क्या इम्पोर्टेंस है? इम्पोर्टेंस इसका ये है कि जितने भी पैरेक्सियल रे हैं वो सभी फोकस से ही जाता है। और भी अगर पैरेक्सियल रे यहाँ पास लेंगे तो ये फोकस से ही यहाँ पास अपीयर होगा आते हुए से। जबकि अगर मान लीजिए कि मिरर को बड़ा कर दे हम ऐसे, और रे अगर इधर से होके जाएगा तो ये पैरेलल तो है, जबकि ये जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज नहीं है जबकि उसके पैरेलल है। तो ये जो होगा वह इस फोकस से न जाकर इसके अगल बगल इधर से ऐसे जाने लगता है। जितना ही बड़ा इमेज जितना ही बड़ा मिरर लेंगे उतना ही वो फोकस से उसका डिस्टेंस ज़्यादा होने लगेगा। लेकिन यदि वह क्लोज है तो वह फोकस से ही जाएगा। तो हम लोग आने वाले सभी टॉपिक में जो रे को पैरेक्सियल रे ही मान के चलेंगे, क्योंकि पैरेक्सियल रे अगर मान के चलेंगे तो वह रे फोकस से जाएगा या फोकस से आते हुए अपीयर होगा, और यदि वह पैरेक्सियल रे नहीं है तो फोकस से नहीं जा पाएगा। तो पैरेक्सियल रे द रेज, उसको डिफिनेशन को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लेते हैं। द रेज विच आर पैरेलल एंड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वैसा रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज है उसके पैरेलल है, विल पास थ्रू द फोकस, वो फोकस से पास करता है, और अपीयर टू कम, या आते हुए प्रतीत होता है, फ्रॉम द फोकस, या फोकस से आते हुए अपीयर होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद, दीज रेज आर कॉल्ड पैरेक्सियल रे। इन रेज को हम लोग पैरेक्सियल रे बोलेंगे, और आने वाले जितने भी डेरिवेशन होगा, फार्मूला होगा, हम इसको पैरेक्सियल रे के रूप में ही लेके चलेंगे। और इसके बाद एक छोटा सा और पॉइंट है, हम उन लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो एक इम्पोर्टेंट टर्म है यहाँ पास, वो हम लोग समझेंगे कि थीटा इज वेरी स्मॉल। यदि थीटा मतलब कोई एंगल जो होगा वो बहुत ज़्यादा अगर छोटा हो जाए, देन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, मतलब थीटा साइन थीटा और टेन थीटा ये तीनों बराबर हो जाएगा। लेकिन कब? जब थीटा का वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा तब। तो ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है जिसको आने वाले बहुत सारे डेरिवेशन में हम लोग यूज करेंगे, इसलिए इसको अच्छे ढंग से आपको समझकर याद रखना पड़ेगा। तो इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, यदि थीटा का मान बहुत ज़्यादा छोटा हो जाए तब थीटा लिखिए, चाहे साइन थीटा लिखिए, चाहे टेन थीटा लिखिए, ये सब आपस में बराबर हो। लेकिन इसमें ये कंडीशन है कि थीटा छोटा रहने पर ही आप बराबर कर सकते हैं। अगर थीटा ज़्यादा है तो आप ऐसे डायरेक्टली इक्वल आप नहीं कर सकते हैं। अब इसको समझते हैं कि आखिर ऐसे कैसे बराबर हो गया। तो आप आगे के स्टडीज में हायर क्लास में पढ़िएगा कि टेन थीटा का यदि एक्सपेंशन करें तो यह आ जाता है थीटा प्लस थीटा का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 थीटा टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 15 प्लस ये इन्फिनिटी तक जाएगा। उसी तरह से साइन थीटा का यदि हम लोग एक्सपेंशन करते हैं तो आ जाएगा थीटा माइनस थीटा टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये भी चल जाएगा इन्फिनिटी तक। तो आप हायर क्लास में आगे चलकर ग्रेजुएशन में आप पढ़िएगा कि इस तरह से होता है टेन थीटा और साइन थीटा का एक्सपेंशन। तो यदि हम थीटा को, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, यदि थीटा का मान बहुत ज़्यादा छोटा हो जाए, तो थीटा का मान बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो होगा क्या कि चलिए बहुत ज़्यादा छोटा हो गया थीटा, तो ये थीटा तो यहाँ पास आ गया, बट इसके आगे के बाद थीटा टू द पावर 3 करना है, मतलब वो छोटा है और उसका पावर 3 करना है। तो जो छोटा है उसका पावर 3 की जगह तो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, और यहाँ पास थीटा टू द पावर 5 है, उसका पावर यदि 5 कर दीजिएगा तो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। और इसी तरह से इधर वाले जितने भी टर्म हैं
इधर वाले जितने भी टर्म हैं ये सब टर्म बहुत ज़्यादा छोटा होते जाएगा, तो इसलिए हम सभी टर्म को क्या कर देते हैं, तो नेगलेक्ट कर देते हैं। इधर यहाँ से ये सब टर्म को नेगलेक्ट कर देते हैं, तो बच जाता है केवल थीटा। उसी तरह से सेम लॉजिक यहाँ भी अप्लाई करेंगे कि साइन थीटा है, यदि थीटा बहुत ज़्यादा छोटा है तब तो चलिए छोटा है तो इसको रखेंगे यहाँ पास, बट यहाँ पास देखेंगे कि थीटा टू द पावर 3 हो गया, मतलब वो छोटा था उसका पावर 3 कर देंगे तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, थीटा टू द पावर 5 कर देंगे तो और भी बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, इसलिए इधर वाले जितने भी टर्म हैं उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। तो ये नेगलेक्ट जब कर देंगे तो बच जाएगा यहाँ पास थीटा, तो टेन थीटा का वैल्यू थीटा आ जाएगा और ये साइन थीटा का वैल्यू थीटा आ जाएगा। इसका मतलब कि टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। इसका मतलब दोनों का RHS इक्वल है तो LHS बराबर होगा। सो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये दोनों बराबर हो गया और दोनों का वैल्यू कितना आ गया, तो ये थीटा, तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। लेकिन ये कब एप्लीकेबल होगा, जब ये जो एंगल जो होगा वो बहुत ज़्यादा छोटा होगा। इसको थोड़ा इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई वैल्यू है x, इसका वैल्यू हम 0.2 ले लेते हैं। यदि हम x स्क्वायर निकालेंगे तो यह आ जाएगा 0.2 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 0.04। अगर यहाँ पर हम x³ निकालेंगे तो यह आ जाएगा 0.2 का पावर 3, इसका मतलब ये आ जाएगा 0.008। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कि पहले वैल्यू कम था लेकिन चलिए ये 0.2 था, अगर x स्क्वायर कर दिए तो वैल्यू और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, x³ कर दिए तो वैल्यू और ज़्यादा छोटा हो गया, तो ये वैल्यू घटते जाएगा। जितना ही हम लोग हायर ऑर्डर करेंगे ये वैल्यू घटते जाएगा। तो सेम यही वाला टर्म यहाँ पर एप्लीकेबल है कि थीटा कम है, पावर 3 कीजिए 5 की जगह तो बहुत कम वैल्यू हो जाएगा, इसलिए सब टर्म को नेगलेक्ट कर दिए। उस टाइप से यहाँ भी हायर टर्म का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा, इसलिए इसको भी नेगलेक्ट कर दिए, तो केवल ये और ये टर्म रह गया, इसलिए टेन थीटा का वैल्यू थीटा आ जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू थीटा आ जाएगा और फाइनली टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा आ गया। तो इस टर्म का हम लोग आगे के डेरिवेशन में हम लोग यूज करेंगे। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग रिलेशन एक डिराइव करेंगे, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ f एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर r। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर f और r के बीच एक रिलेशन होता है जो कि आप 10th क्लास में पढ़े भी होंगे, f इज इक्वल टू r/2, और यही रिलेशन हम लोग यहाँ पास प्रूफ करेंगे कि f इज इक्वल टू r/2 होता है। तो ये रिलेशन हम लोग सबसे पहले कॉनकेव मिरर के लिए प्रूफ कर रहे हैं, तो फॉर कॉनकेव मिरर। अब ग्राफ जो डायग्राम है उसको हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो हमने एक कॉनकेव मिरर कंसिडर किया है x, p, y, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ पास एक पैरेक्जियल रे आया AB, ये पैरेक्जियल रे है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, साथ ही साथ क्लोज है। हालांकि यहाँ पास आपको देखने से लगेगा कि गैप ज़्यादा है, जबकि रियल में इस टाइप से है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये पैरेक्जियल रे है। लेकिन जब इस तरह का डायग्राम बनाएंगे तो ये सब डायग्राम अच्छे ढंग से नहीं दिख पाएगा पॉइंट, इसलिए हमने इसको ऊपर थोड़ा यहाँ पास किया है। तो यहाँ पर जो AB जो है ये पैरेक्जियल रे है, और चूँकि यह पैरेक्जियल रे है इसलिए मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद यह फोकस F से पास करेगा, इसलिए यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद यह फोकस F से पास किया। उसके बाद इस पॉइंट पर हम लोग नॉर्मल खींच रहे हैं, चूँकि ये इंसिडेंट रे हो गया इस मिरर के लिए। अब हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है इस पॉइंट पर, तो उसके लिए हमें नॉर्मल खींचना पड़ेगा, और स्फेरिकल मिरर में नॉर्मल के लिए डायरेक्ट एक लाइन उसको ज्वाइन कर देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इसलिए ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इसको यहाँ से मिला दिए, तो मिला देंगे तो CB हो जाएगा नॉर्मल। अब चूँकि ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे, तो इनके बीच एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। ऐसे जनरली आई से दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको थीटा मान लिया। अब चूँकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है,
तो रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और चूँकि एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा होगा, चूँकि दोनों एंगल इक्वल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होता है। ये नॉर्मल हो गया तो ये थीटा, तो ये भी थीटा हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पास एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बी से प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो बी एम जो है वो एक परपेंडिकुलर है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अब चूँकि ये फोकस है, पोल है, तो इनके बीच के डिस्टेंस को बोलेंगे फोकल लेंथ विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम, एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। इसके बाद हम लोग कुछ और ज्योमेट्री का यूज करके और एंगल निकालते हैं। तो आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल है। इसके साथ साथ इसको थोड़ा कुछ देर के लिए मिटा देते हैं आपस। तो ये एंगल थीटा है। अब चूँकि जान रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस ये है और ये जो इंसिडेंट रे पैरेक्सियल है इसलिए, और ये पैरेलल है तो ये, और ये पैरेलल है तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये भी एंगल थीटा होगा फ्रॉम अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण से। साथ ही साथ चूँकि ये एंगल थीटा है यहाँ पास, तो पहले ही हम लोग लिखे थे, अभी कुछ देर के लिए मिटा दिए थे। तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो गया, और ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा। अब यहाँ पास इस ट्रायंगल में देखेंगे सी बी एम में, तो ये एंगल हमें निकालना है कि ये एंगल कितना होगा। तो ये एंगल जो होगा वो थीटा प्लस थीटा डेट इज 2 थीटा होगा। जैसे एक इस तरह से आप समझिएगा कि अगर कोई ट्रायंगल है ऐसे, ये एंगल है x और ये एंगल है y, तो ये जो एंगल होगा वो होगा x प्लस y। तो ये एंगल अगर थीटा है सी बी एफ इस ट्रायंगल में, ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा, तो ये बाहर का जो एंगल बनेगा वो थीटा प्लस थीटा डेट इज 2 थीटा हो जाएगा। तो ये है, हम लोग डायग्राम को समझ लिए। अब हम लोग जो इसके बारे में जो लिखना होगा वो लिखेंगे। ए कंसीडर अ कॉनकेव मिरर एक्स पी वाई, हमने कंसीडर किया है कॉनकेव मिरर एक्स पी वाई ऑन विच अ पैरेक्सियल रे ए बी इज इंसिडेंट एट पॉइंट बी, जिस पर एक पैरेक्सियल रे ए बी जो है वो बी पॉइंट पर इंसिडेंट हो रहा है। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, इसलिए इस मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद दिस रे विल पास थ्रू द फोकस एफ, इसलिए यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद यह जो रे होगा वो फोकस एफ से पास करेगा। ऐसा इसलिए चूँकि ये पैरेक्सियल रे है। लेट सी द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एंड पी इज द पोल ऑफ दिस मिरर, इस मिरर का पोल जो है पी है। यह सी बी इज द नॉर्मल, सी बी जो है वो नॉर्मल है, एंड थीटा इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और थीटा जो होगा यहाँ पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है विच इज शोन इन द फिगर। तो ये डायग्राम को हम लोग समझ लिए। अब ये जो डायग्राम फिगर है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे कैलकुलेशन मैथमेटिक्स यूज करेंगे यहाँ पास। तो अब इस डायग्राम का यूज करेंगे। तो इस ट्रायंगल में चलते हैं सी बी एम, थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा कौन सा ट्रायंगल, सी बी एम। इस ट्रायंगल में हम लोग चल रहे हैं। तो इन ट्रायंगल सी बी एम, इसमें अगर टेन थीटा लेंगे, टेन थीटा, सी बी एम में टेन थीटा लेंगे तो यह आ जाएगा बी एम डिवाइडेड बाई एम सी, यह आ जाएगा वैल्यू। ये इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इन ट्रायंगल, एक दूसरा ट्रायंगल और चलते हैं, एफ बी एम, इस छोटे से ट्रायंगल में एफ बी एम। नाउ ट्रायंगल एफ बी एम, tan 2 थीटा उसमें लेना है। तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू यहाँ पास इस ट्रायंगल में बी एम बाई एम एम, यह आ जाएगा बी एम डिवाइडेड बाई एम एफ। ये इक्वेशन सेकेंड। अब चूंकि ये जो रे पैरेक्सियल रे है इसलिए जितने भी एंगल जो होगा वो बहुत ज़्यादा छोटा बनेगा। क्योंकि इस तरह से रियल डायग्राम तो कुछ इस तरह से है
ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये पैरेक्जियल रे है। अब चूँकि यहाँ पास से मान लीजिए कि फोकस है तो यहाँ से ऐसे होके गया है, तो ये एफ है, उसके बाद ये सी है, यहाँ से इस तरह से देखा है। तो ये एंगल काफ़ी छोटा होता है, तो रियल में ये जो थीटा होगा छोटा होगा। जब छोटा होगा तो हम इस थीटा को टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, टेन टू थीटा को टू थीटा लिख सकते हैं। तो सिंस लिखेंगे, सिंस द रे ए बी इज पैरेक्जियल सो ऑल एंगल्स आर स्मॉल, सभी एंगल जो होगा छोटा होगा। इसलिए हम लोग टेन थीटा को लिख सकते हैं थीटा एंड टेन टू थीटा को लिख सकते हैं टू थीटा। तो चूँकि पैरेक्जियल रे इसलिए टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड टेन टू थीटा इज इक्वल टू टू थीटा। अब ये जो इसका हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन सेकेंड में, मतलब टेन थीटा के जगह पर हम लोग केवल थीटा लिखेंगे और टेन टू थीटा के जगह पर टू थीटा लिखेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में लिखे थे हम लोग टेन थीटा इज इक्वल टू बी एम डिवाइडेड बाई एम सी। अब इसके जगह पर क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू बी एम डिवाइडेड बाई एम सी। ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, वहाँ पर टेन टू थीटा इज इक्वल टू लिखे थे, अब डायग्राम में भी देख सकते हैं फिर से। टेन टू थीटा इज इक्वल टू लिखे थे बी एम डिवाइडेड बाई एम एफ, बी एम डिवाइडेड बाई एम एफ, तो उसके जगह पर लिख सकते हैं टू थीटा इज इक्वल टू बी एम डिवाइडेड बाई एम एफ। अब यहाँ पास जो थीटा का वैल्यू, ये इक्वेशन मान लेते हैं 4। अब जो थीटा का वैल्यू इसमें जो लाए थे वो इसमें पुट कर देते हैं यहाँ पास, या टू थीटा के जगह पर लाए हैं बी एम डिवाइडेड बाई एम सी इज इक्वल टू बी एम डिवाइडेड बाई एम एफ। तो यहाँ से बी एम और बी एम कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पास 2 बाई एम सी इज इक्वल टू 1 बाई एम एफ। ये इक्वेशन 5 हो जाएगा, 2 बाई एम सी इज इक्वल टू 1 बाई एम एफ। अब यहाँ पर देखेंगे कि चूँकि रे पैरेक्जियल है, इसके द्वारा एक और बात समझ सकते हैं कि रे पैरेक्जियल है, इसलिए पॉइंट जो एम और पी जो अलग अलग जो इतना गैप जो दिख रहा है इनके बीच, इतना गैप नहीं होगा, गैप काफ़ी स्मॉल होगा, इतना स्मॉल होगा कि हम पी और एम को एक ही जगह मान सकते हैं। उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये है पैरेक्जियल रे, और जिस पॉइंट ये ए बी मान लीजिए और बी पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये हो गया एम और ये हो गया पी। यदि रे और क्लोज होगा तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो और पी पॉइंट के नज़दीक जाएगा, यदि और ये क्लोज होगा तो और पी पॉइंट के नज़दीक जाएगा, यदि रे और क्लोज हो जाएगा तो पी पॉइंट के इतना ज़्यादा क्लोज हो जाएगा कि एम और पी दोनों एक ही पॉइंट पर लगेगा। तो रे चूँकि पैरेक्जियल है, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि पॉइंट एम एंड पॉइंट पी बोथ बार कोइंसाइड कर जाएगा, मतलब एक ही पॉइंट पर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सिंस द रे ए बी इज पैरेक्जियल सो since the ray AB is paraxial, so points M and P are coincide। तो इसलिए पॉइंट P और पॉइंट एम दोनों कोइंसाइड कर जाएगा, और जब कोइंसाइड कर जाएगा तो हम एम को रिप्लेस करते हैं पी से। सो
जो MC लिखे थे उसके जगह पर हम लिख सकते हैं PC, M को रिप्लेस कर दिया हमने P से, एंड MF जो हमने लिखा था उसको रिप्लेस कर दिए P से, तो MF बराबर PF। ऐसा इसलिए किए, M के जगह पर P इसलिए लाना पड़ा क्योंकि हमें सभी डिस्टेंस को मापना है पोल से, पोल ओरिजिन है। तो अब यहाँ पास इक्वेशन 5 जो आ जाएगा, सो फ्रॉम इक्वेशन 5 से लिख सकते हैं 2/PC इज इक्वल टू 1/PF। 2/PC इज इक्वल टू 1/PF, ये इक्वेशन 6 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग साइन कन्वेंशन लगा देंगे कि PC का वैल्यू कितना होगा विथ वैल्यू एंड साइन, और PF का वैल्यू भी लिखेंगे विथ वैल्यू एंड साइन। उसके बाद फार्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हैं। नाउ यूजिंग साइन कन्वेंशन लगाते हैं। तो PC देखिएगा यहाँ पास, तो PC के लिए ये दूरी मापना है, तो ये दूरी तो दिख रहा है R है, चलिए R हम लिख दिए, वैल्यू लिख दिए। अब साइन लिखना है कि प्लस होगा कि माइनस। तो इंसिडेंट रे इधर डायरेक्शन है A से B की ओर, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगा इधर से इधर। जबकि हमें डिस्टेंस मापना है पोल से, तो हम पोल से C की ओर आ रहे हैं, PC फ्रॉम P टू C। तो पोल से C की ओर आ रहे हैं, तो हम लोग का जो चलने का डायरेक्शन है वह इसके अपोजिट है, इसलिए जो डिस्टेंस हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो PC इज इक्वल टू माइनस है, एंड PF इज इक्वल टू PF। फिर से इधर देखिएगा, तो इधर P से F की ओर आ रहे हैं, तो F है, चलिए वैल्यू हम लोग लिख दिए F। और इसके बाद साइन इसका लिखेंगे, तो फिर से हम लोग इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए ये भी डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 6 में वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2/PC, PC के जगह पास वैल्यू जो लाए थे इक्वेशन 6 वाला, वो -R इज इक्वल टू 1/PF। PF के जगह पास वैल्यू -F, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 2/R इज इक्वल टू 1/F आ गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पास ये आ जाएगा 2F इज इक्वल टू R, 2F इज इक्वल टू R। सो यहाँ पास F इज इक्वल टू आ गया R/2, मीन्स फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यही वह रिक्वायर्ड रिलेशन है। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, यही रिक्वायर्ड रिलेशन है बिटवीन फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसको आप अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा। अब यही रिलेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कॉन्वेक्स मिरर के लिए प्रूफ करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना तक ही। थैंक यू।